Okay, so starting with today's lecture, we are going to continue with chapter number 4, which is force system resultants. If you remember last week, we discussed these 4 topics. We started with moment of a force scalar formulation. Then we briefly discussed what a cross product is. That is how you are going to take the cross product of 2 vectors. Then we discussed the moment of a force and its vector formulation. Just last time we discussed हुआ था whenever you are solving problems relevant to 2D के अंदर हम ज़्यादातर ये स्केलर फॉर्मुलेशन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, whereas for all those problems जो कि 3 डायमेंशनल से रेलिवेंट होते हैं उसमें फिर आप ये वेक्टर फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं. वजह क्या है वेक्टर फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करने की 3D में? क्योंकि आपके पास वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 3D में, तो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू यूज द वेक्टर फॉर्मुलेशन. इसी वेक्टर फॉर्मुलेशन में फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ा था. वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहते हैं कि सपोज आपके पास कोई पॉइंट O है जिसके अबाउट आपने इस फोर्स F का जो है वो मोमेंट निकालना है. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स F अबाउट पॉइंट O, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कोई एक स्पेसिफिक वेक्टर ही डिफाइन करें. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि यू कैन फाइंड आउट, अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखें इस वेक्टर फॉर्मुलेशन को, तो द मोमेंट अबाउट पॉइंट O should be equal to vector R cross F, where R can be any position vector which is being defined from point O to the line of action of that force. So प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से वो वेक्टर जरूरी नहीं है कि आप ये परपेंडिकुलर वेक्टर ही जो है वो लें. इट कैन बी एनी वेक्टर, इट कैन बी दिस वेक्टर, इट कैन बी दिस वेक्टर, or any vector which is being defined from point O to the line of action of that force. तो अगर आपके पास फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का कोई एक पॉइंट नोन है, आपके पास पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स नोन है, so you can define any position vector which is being originating from point O to the line of action in that force, and then you take the cross product of R cross F in order to find out the moment due to this force. तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है जो कि आपको हेल्प करेगा once you are using the vector formulation. Then there was a very small topic as well जो कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का टॉपिक था, या जिसको हमने वेरिगनस थ्योरम भी कहा था. ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट, और ज़्यादातर वेरिगनस थ्योरम जो है हम अप्लाई करते हैं इन 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स. वेरिगनस थ्योरम कहता क्या है कि इट स्टेट्स दैट कि अगर आपके पास कोई फोर्स एक्ट कर रही है और आपने उस फोर्स का मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट जो है वो फाइंड करना है, तो उस फोर्स का मोमेंट और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो. रादर आप उस फोर्स को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व कर लें और उसके कंपोनेंट्स के मोमेंट को एल्जेब्रिकली ऐड कर दें, तो आपको उस फोर्स का ओवरऑल मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट जो है वो मिल जाएगा. तो 2D में ज़्यादातर जगहों पे आप ये वेरिगनस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन 3D में अगर हम बात करें तो फिर आप इस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से जो है वो मोमेंट वेक्टर जो है वो फाइंड करेंगे. लास्ट टाइम हमने कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स इस टॉपिक से रेलिवेंट सॉल्व की थी. आज हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड देन इंशाल्लाह इन द सेकंड हाफ ऑफ टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ स्पेसिफाइड एक्सिस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. रिवीजन हमने कर ली है. ये वो एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स हैं. इनमें से एग्जाम्पल 4.1 से लेके 4.5 तक हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी. आज हम 4-6 और इन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विद example 4-6, a force is being applied at the end of this bracket. Let us say कि मैं इस bracket के इस end को point A के तौर पे जो है वो ले रहा हूँ. So this force is being applied at the end of this bracket at point A. You need to determine the moment of this force about point O. So आपके पास एक अदर force apply हो रही है which has a magnitude of 400 newtons at an angle of 30 degrees with respect to the y-axis. You need to determine the moment of this force about point O. So is it a 3D problem or a 2D problem? Say 2D. 2D problem. So it would be much easier to solve it using the Varignon's theorem, isn't it? Okay, so what we are going to do here, हम इसको पहले वेरिगनस थ्योरम के साथ स्केलर एनालिसिस जो है वो कर लेते हैं, और जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए हम इसको वेक्टर फॉर्मुलेशन करके भी देखेंगे कि क्या कोई फर्क तो नहीं आ रहा हमारे सोल्यूशन में. ऑल्दो जिस तरह अभी बात हुई इट इज अ 2D प्रॉब्लम, इस पे स्केलर एनालिसिस ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए वी आर गोइंग टू परफॉर्म द वेक्टर फॉर्मुलेशन और वेक्टर सोल्यूशन एज वेल. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू परफॉर्म द स्केलर एनालिसिस, what we are going to do is we are going to resolve this force into its 2 components along the x and y axis.
So since the angle is given to you with respect to the y-axis, so this component would be your y component जिसको हमने fy कहा है, and this component would be the x component जिसको हमने fx कहा है. Now again जिस तरह हमने कहा है एंगल चूंकि आपको y-axis से given है, so this fy would be equal to 400 cos of 30 because the angle is given to us as with respect to y-axis, जबकि हमारे पास fx हो जाएगा इसी हिसाब से 400 sin of 30. So once we are calculating the moments about point O, हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी convention define करते हैं. This positive sign indicates that we are taking counter clockwise moments as positive. So we are calculating moments about point O that should be equal to, अगर हम सबसे पहले x component consider करें, the magnitude of x component is 400 sin of 30. जो perpendicular distance ये x component बना रहे हैं from point O is basically this distance which is 0.2. So हमने इसको 0.2 जो कि moment arm है उसके साथ multiply कर दिया. As far as the direction of this x component moment is concerned, if we are going to trace a complete circle of fx about point O, ये किस direction में? Is it clockwise or counterclockwise? Counterclockwise. It is counterclockwise. So as per our convention, this moment is going to be taken as positive. The second component, which is 400 sin of 400 cos of 30, which is the y component, इसके लिए perpendicular distance जो हमें given है, it is 0.4. So आपके पास 0.4 जो है वो perpendicular distance आ गया, और जहाँ तक ताल्लुक इसके moment का है, so it is going to be this direction, which is the clockwise direction. So we are going to include a negative sign before this component's moment. So once you algebraically add the moment due to these two components, you are going to get the moment as minus 98.6 Newton meter, and this negative sign indicates कि आपके पास ये moment जो है वो clockwise direction में आ रहे हैं. Is it clear to all of you? सर जी सर, ये fx की जो डायरेक्शन है इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो किए. हम इसको क्लॉकवाइज में भी कर सकते थे, और cos 30 की जो है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में भी तो अगर हम करना चाहें तो कर सकते. कैसे कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज? देखिए, जब भी हम मोमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं उसका तरीका क्या होता है, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो बाकियों की भी क्लियर हो जाएगी. आप उस फोर्स के हेड से, ये हेड है ना एफएक्स का, इस फोर्स के हेड से एक सर्कल ट्रेस करते हैं अबाउट पॉइंट ओ. सो जब आप सर्कल ट्रेस करेंगे फ्रॉम पॉइंट ओ टू दैट टेल ऑफ दैट वेक्टर, फ्रॉम द हेड ऑफ दैट वेक्टर अ सर्कल इज बीइंग ट्रेस्ड अबाउट दैट पॉइंट जिसके अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं अप टिल द टेल. तो ये सर्कल किस डायरेक्शन में बन रहा है? इट इज काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे बन सकते हैं, मुझे आप ये बता सकें? जी ठीक, अभी समझ आइए सर. आप समझ आ गई? तो हमेशा उस फोर्स के हेड से आपने उस पॉइंट के अबाउट एक सर्कल ट्रेस करना है अप टिल द टेल ऑफ दैट फोर्स. तो वो सर्कल जिस डायरेक्शन में भी बन रहा होगा वो मोमेंट की टेंडेंसी ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन होगा. ओके सर. चलें, अब ये 98.6 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आया है. कैन आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट वेक्टर एज वेल? इफ आई एम सेइंग कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है जिसमें ये ब्रैकेट लाई करता है, सो व्हाट शुड बी दिस माइनस 98.6 न्यूटन मीटर इन वेक्टर फॉर्म? राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करूंगा जी. किस यूनिट वेक्टर के साथ मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं? के. ये और नेगेटिव के. नेगेटिव के सर जी नेगेटिव के होगा. सो आई कैन राइट दिस एज माइनस 98.6 के न्यूटन मीटर अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना पड़ जाए. ठीक है, तो आई होप कि स्केलर सोल्यूशन हर एक को क्लियर हो गया होगा. कोई पॉइंट जो आपको यहाँ ना समझ आए हो स्केलर सोल्यूशन के हवाले से वो आप पूछ सकते हैं. सर ये वेक्टर वाला द्वारा था, हमने के क्यों लिखा है सर? देखें, आपको हमने पहले भी बताया था राइट हैंड रूल क्या कहता है कि वंस यू कर्ल योर फिंगर्स in the direction of rotation, the thumb is going to point out in the direction of this moment. So आपके पास ये xy plane है, moment आपके पास clockwise direction में आ रहा है. आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें clockwise direction में, राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब जो है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करे? इट इज पॉइंटिंग इनसाइड दिस बोर्ड. ऐसा ही है? यस, ऐसे समझ आ गया सर. तो इनसाइड दिस बोर्ड इज बेसिकली द नेगेटिव z एक्सिस. तो नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज माइनस के. तो हम उसको माइनस के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ऑल्दो जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि आपको जो है वो 2 डायमेंशन में वेक्टर सोल्यूशन इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, लेकिन जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए लेट अस सपोज कि अगर मैं इसका वेक्टर सोल्यूशन देखना चाहूँ
तो वेक्टर सोल्यूशन के लिए मुझे पता है कि मोमेंट जो है MO वेक्टर इट इज बेसिकली इक्वल टू पोजीशन वेक्टर R क्रॉस F, where R can be any position vector starting from point O to the line of action of that force. ऐसा ही है? Yes. So in order to take this vector solution, can I take this position vector R जो कि मैंने यहाँ green vector से represent किया है? Can I use this vector? Yes sir. Okay, ये vector होगा क्या? सर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम। यार पाइथागोरस से क्या निकाल लेगी? मुझे ये दो डिस्टेंसेस गिवन है। Shouldn't be it 0.4i minus 0.2j, since this vector lies in the fourth quadrant, so it should have a positive x component and a negative y component. That positive x component is given to me as 0.4. The y component is given to me as 0.2, so it is going to be 0.4i minus 0.2j. ऐसे ही है? Yes, sir. Okay. Okay. What about this force F? Can I write it in terms of Cartesian vector notation? ये किस क्वाड्रेंट में लाई करती है फोर्स? अगेन इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इसका पॉजिटिव x नेगेटिव y होगा, सो इट वुड कम्स आउट टू बी 400 sin 30i माइनस 400 cos 30j. आपके पास ये इस तरह कार्टेशियन नोटेशन में आ जाएगी 400 sin 30i minus 400 cos 30j. So once you put the values of sin and cos, it would comes out to be 200i minus 346.4 j. ठीक है, ये क्लियर है रेक को? R और F कैसे हमने कार्टेशियन नोटेशन में लिखा है? Yes, sir. Clear. चलें. Okay, so once you take this cross product of R cross F, क्रॉस प्रोडक्ट हम ज़्यादातर जगहों पे यही डिटर्मिनेंट वाला मेथड जो है वो फॉलो कर रहे होंगे. वो मेथड क्या कहता है कि फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट आपके तीनों यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे I, J, K. The second row would represent the components of this position vector R. So यहाँ आपके पास components 0.4, minus 0.2 और 0 हैं. अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स आपके पास 200, minus 346.4 और 0 आएगी. तो डिटर्मिनेंट्स की आपकी ये वैल्यूज आएंगी. इसमें जब मैं I को एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा इसके साथ? इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से I के साथ फिर 0 होगा. 0 होगा. ओके, जब मैं J को एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 0 सर. अगेन 0 होगा बिकॉज आपके ये दोनों 0 हैं. सो फाइनली मेरे पास जो चीज आनी है वो K को एक्सपेंड करके आनी है. तो K को एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस इन दो की मल्टीप्लिकेशन, सो दैट विल गिव मी माइनस 98.6. सो आपके पास दोबारा जो सोल्यूशन आएगा वेक्टर से वो वही आएगा जो कि माइनस 98.6 न्यूटन मीटर है, जो कि हमने स्केलर तरीके से भी जज कर लिया था. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि बेशक आप वेक्टर यूज करें या स्केलर यूज करें, दोनों से सोल्यूशन सेम मिलेगा. लेकिन जनरली जब हमारे पास 2D प्रॉब्लम्स होते हैं जिस तरह का ये वाला प्रॉब्लम था, तो इसमें स्केलर सोल्यूशन वुड गिव मी अ मच इजियर सोल्यूशन. वेक्टर आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हो. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ वेक्टर एनालिसिस जो है वो की गई थी. जी, आप कोई क्वेश्चन हो आपको तो काइंडली पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एग्जांपल? नो क्वेश्चन, शैल वी मूव फॉरवर्ड? जी काइंडली मुझे कंफर्म कर. चलिए ठीक है. तो मूविंग टू द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स एंड स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम 4-9. First of all, let us read the statement of this problem. In order to pull out the nail at point B, the force F exerted on the handle of the hammer must produce a clockwise moment of 500 pounds inch about point A. You need to determine the magnitude of this force F. Now थोड़ा सा रिवर्स कर दिया गया, बजाय इसके कि आपको फोर्स दी जाती और आपसे कहा जाता मोमेंट कैलकुलेट करें. आपको गिवन है कि इस नेल को निकालने के लिए इतनी क्लॉकवाइज मोमेंट रिक्वायर्ड होगी. उस क्लॉकवाइज मोमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये आपने जो है वो डिटरमिन करना है. सो अ फोर्स F इज बीइंग अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ दिस हैमर. आपने फाइंड आउट करना है कि इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा कि इट वुड क्रिएट अ मोमेंट ऑफ 500 पाउंड्स इंच अबाउट पॉइंट A. ओके, सो इन ऑर्डर टू सॉल्व इट, फर्स्ट ऑफ ऑल let us divide or resolve this force into its two components along the axis of the hammer and perpendicular to the axis of the hammer. So these are the two components, red and yellow, जो कि आपको शो किए गए हैं.
The red component would have a magnitude of f cos 30 since the angle is being defined with respect to this axis, whereas the yellow component would have a magnitude of f sin 30. I hope कि ये force की resolve जो मैंने की है along the axis of the hammer and perpendicular to the axis वो आपको समझ आ गई है. Yes, sir. Okay, now in order to find the moments due to these two components and applying the Varignon's theorem, since we are taking moments about point A, so f cos 30 जो है, it is making a perpendicular distance of 18 inches from point A. So the perpendicular distance or moment arm of this f cos 30 component is 18 inches, whereas the second component, which was f sin 30, it is making a moment arm of 5 inches from point A. So in order to calculate the moment, we are going to use the same sign convention. That is, we are taking counterclockwise moments as positive, taking moments about point A. First of all, starting with the cos component. That cos component is f cos 30. जिस तरह अभी बात हुई है, आपके पास f cos 30 है, उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास इंचेस में है, चूंकि मोमेंट भी हमें 500 पाउंड इंच में गिवन है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट इन फुट, हम तमाम डिस्टेंसेस को इंचेस में लेंगे. सो f cos 30 into 18. जहां तक इसके डायरेक्शन का ताल्लुक है, सो आई एम गोइंग टू ट्रेस अ कंप्लीट सर्कल फ्रॉम द हेड ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट A. दिस सर्कल इज बीइंग ट्रेस्ड इन अ क्लॉकवाइज फैशन. सो इट मीन्स कि आपके पास जो मोमेंट आ रहा है वो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा. यहाँ तक क्लियर है एक को इस कंपोनेंट का मोमेंट और इसका साइन? यस सर, क्लियर. चलें अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की. द सेकंड कंपोनेंट वाज f sin of 30, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मोमेंट आर्म बना रहा था ऑफ 5 इंचेस. और अगर मैं इसको ट्रेस करूं कंप्लीट सर्कल को अबाउट पॉइंट A, सो इट इज मेकिंग अ मोमेंट in which direction? Clockwise, counterclockwise? Sir, clockwise. Clockwise, so it should also be included with a negative sign. So the total moment of these two components should be equal to the moment for which is required for removing this nail from point B. So that is equal to minus 500 pounds in जो कि आपको क्वेश्चन में given है. So in this equation, only the unknown quantity is this force F. Once you solve it, this force F would comes out to be 27.64 pounds. So this much of force would be applied at this point at an angle of 30 degrees. That would create a resultant moment of 500 pounds inch in a clockwise direction. Is it clear to all of you? कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो इस प्रॉब्लम में, you can ask now. जी क्लियर है सारी चीजें? मोमेंट के डायरेक्शन, मोमेंट आर्म, नेगेटिव साइंस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ आ गया है एक को? किसी का ये सवाल तो नहीं है कि f sin 30 जो है वो पॉइंट A के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे? नो सर, ऐसे ही होगा. ऐसे ही होगा. चलें ठीक है. ओके, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा सवाल से चेंज कर देता, मैं आपसे कहता कि आपको जो मोमेंट कैलकुलेट करने हैं वो कैलकुलेट करने अबाउट दिस पॉइंट विच इज से पॉइंट C. अब इस सूरत में कंपोनेंट तो मेरे वही बनने थे, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट. साइन कंपोनेंट कितनी मोमेंट प्रोड्यूस करता अबाउट पॉइंट C? सर 0. बाय सर क्योंकि सर इन द लाइन आ गया ना, because Yes, sir. that component is passing through that point जिसके about of moment कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो जीरो मोमेंट प्रोड्यूस करता है ये वाला जो कंपोनेंट है. तो ये कंपोनेंट जीरो मोमेंट हो जाती. f cos 30 वाला जो कंपोनेंट है वो मोमेंट जो प्रोड्यूस करता है वो हो जाता है f cos 30. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका? सर 18 इंच. 18 है. डायरेक्शन क्या होगा? सर नेगेटिव क्लॉकवाइज. तो आपके पास ये मोमेंट आ जाती. आई होप कि ये चीज क्लियर है. सो डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट वो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी सोल्यूशन उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाता है. ठीक है ये सर B के अराउंड होगा. क्या चीज? ये सर B के अराउंड होगा.
B कह लें या C कह लें, बेसिकली मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किए विच इज पॉइंट C. B जो है, B बेसिकली ये वाला पॉइंट है. ठीक है, हम सही। B के लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं गिवन, लेकिन हम C के लॉन्ग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, Yes, sir. चलें थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम देखते हैं, विच इज प्रॉब्लम 4-18. इनिशियली वी आर गोइंग टू सॉल्व 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, उसके बाद फिर प्रोबेबली शायद ब्रेक का टाइम हो जाएगा 9:25 पे, और ब्रेक के बाद फिर हम थोड़े से 3D प्रॉब्लम और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे. ओके, द नेक्स्ट 2D प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम 4-18. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर इसके सोल्यूशन के हवाले से बात करेंगे. 2 boys push on the gate as shown. If the boy at B exerts a force of 30 pounds, determine the magnitude of FA which boy A must exert in order to prevent this gate from turning. In other words, the resultant moment due to these two forces should be equal to 0. Only then the gate would remain stationary. Otherwise, अगर ये 0 नहीं होगा तो जिस डायरेक्शन में मोमेंट आ रहा होगा ये गेट उस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा. So we need to find out the required magnitude of force A such that it is going to completely balance the moment of force B. Neglect the thickness of the gate. I hope के सवाल हर एक को क्लियर है. So let us start with the solution of this problem. First of all, we need to resolve these forces in terms of their components along the x and y axis. So as far as force B is concerned, आपके ये दो components बने. The first one is F cos 60 या FB cos 60. The other one is FB sin of 60. इसी तरह अगर मैं force A की बात करूं तो force A के भी मेरे पास दो components बनेंगे. One is this component, the other one is this component. तो ये चार components मेरे पास forces के जो है वो आ गए हैं. इन components को अगर मैं individually यहाँ mention भी कर दूं, this component is basically FB sin 60. This component is FB cos 60. तो ये दो components आपके पास FB के आ गए हैं. अगर मैं FA की बात करूं तो आपके पास ये जो x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट आ रहा है ये हो जाएगा FA टाइम्स 4/5. तो FA टाइम्स 4/5 हो जाएगा. और अगर मैं इस y कंपोनेंट की बात करूं तो ये FA टाइम्स 3/5 होगा. ऐसा ही है, यही चार कंपोनेंट्स बन रहे हैं. यस सर, यही बन रहे हैं. Okay, what about the two components of FA and FB which are acting along the x-axis? इनकी वजह से कितना मोमेंट आएगा? If we are calculating the moment about point C, 0. 0 आएगा. 0 होगा क्योंकि लाइन उस वजह क्या है? Because we are neglecting the thickness of the gate, so we can assume that both these components are passing through point C and they are going to create 0 moment. So हमने किया क्या कि हमने इन दोनों components की वजह से moment को 0 कर लिया. Okay, now applying the moment equation scalar form में हम कर रहे हैं चूंकि 2D problem है. So we are taking counterclockwise moments as positive. So moments about point C should be equal to, अगर हम start करें FB से, so it is going to be FB sin of 60. और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इट इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C विच इज 6 यूनिट्स. अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं सो इट इज प्रोड्यूसिंग अ मोमेंट अबाउट पॉइंट C इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इसको मैं पॉजिटिव साइन के साथ लूंगा. सेकेंडली जो मेरे पास FA का कंपोनेंट मोमेंट बना रहा है y कंपोनेंट, दैट इज FA और साथ साथ आपको 3/5 मिल गया. इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो इट इज बेसिकली दिस डिस्टेंस विच इज 6 + 3 9 फुट. और इसकी मोमेंट का डायरेक्शन अबाउट पॉइंट C अगर मैं देखूं तो वो ये डायरेक्शन है विच इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड इट विद अ नेगेटिव साइन. एंड सिंस we require that both the moments are going to be equal or the resultant moment is going to be equal to 0, तो मैंने इस पूरे चीज को equal to 0 पुट कर दिया. The only unknown thing here is FA. Once you solve it, the value of FA would comes out to be 28.87 pounds. So this is going to be the required force that should be applied at point A such that it should prevent this gate from turning. Is it clear to all of you?
यस सर क्लियर है। अच्छा चलिए, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है। लेट अस सपोज कि मैं आपसे कहता कि दिस गेट हैज अ थिकनेस ऑफ से 0.5 फुट। अब क्या फर्क पड़ना था सोल्यूशन से? सर एक्स सर कंपोनेंट भी काउंट होगा। काउंट होता है। अच्छा चलें, एक्स कंपोनेंट भी काउंट होगा, लेकिन ए का एक्स काउंट होगा कि बी का एक्स काउंट होगा? सर बी का। दैट्स करेक्ट, क्योंकि ए का एक्स तो स्टिल इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट सी। B। आपके पास पॉइंट सी जो है वो ये वाला पॉइंट गिवन है, सो ए का कंपोनेंट तो स्टिल पॉइंट सी से पास हो रहा है। आपके पास जो बी का कंपोनेंट है वो एक एडिशनल आ जाता, सो दैट कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू एफ बी cos 60, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास 0.5 हो जाता। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होना था इसका? क्लॉकवाइज सर। इट इज Sir, क्लॉकवाइज। clockwise। तो आप जो है वो इसको नेगेटिव साइन के साथ शामिल करते, प्रोबेबली ये कंपोनेंट बहुत कम होता बिकॉज आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत कम आ रहा था। तो अगर आपको थिकनेस निगलेक्ट करने का ना कहा जाता और इस थिकनेस की वैल्यू गिवन होती, तो देन यू कैन ऐड दिस एडिशनल कंपोनेंट इन योर इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है रेक को? यस सर क्लियर है। चलिए, so moving on to the next problem, which is problem 4-36. The wheelbarrow and its contents have a center of mass at point G. So इसका center of gravity जो है वो इस point G के ऊपर जो है वो given है. If the force of 100 Newton and the resultant moment produced by force F and the weight about the axle is 0. यानी अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो आपको 100 न्यूटन गिवन है और ये भी गिवन है कि जो रिजल्टेंट मोमेंट ये फोर्स और वेट पॉइंट ए के अबाउट बना रहा है वो 0 है, वी नीड टू डिटरमिन द रिक्वायर्ड मास ऑफ द व्हील बैरो एंड इट्स कंटेंट्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस। ठीक है, तो आपके पास एक व्हील बैरो गिवन है जिसके कंटेंट्स का मास अननोन है, बट ये आपको नोन है कि दैट मास इज एक्टिंग और दैट वेट इज एक्टिंग अबाउट ऑन पॉइंट जी। The force F has a magnitude of 100 Newton, and the overall or resultant moment because of this force and weight is equal to 0 about point A. You need to find out the required mass of that wheelbarrow and its contents. ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह solution करने के लिए we need to resolve this force into its two components along the x and y axis. आपके पास जो दो components आएंगे वो आ जाएंगे f cos 30, which is going to be this component, and f sin 30, which is going to be this component. ये आपके पास दो components आ गए, और जिस तरह से पहले बात हुई है आपके पास जो weight है that is going to act downward अब इस पॉइंट G से, तो W जो है it is acting downward, और इस W को मैं mg की फॉर्म में जो है वो लिख सकता हूँ because I am being asked to determine the mass of the wheelbarrow. तो m की वैल्यू मुझे फाइंड करनी होगी, g की वैल्यू में 9.81 जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके, स्टार्टिंग टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। अब इसमें एक बात नोट कर लें, आपके पास जो मोमेंट है इट शुड बी टेकन अबाउट पॉइंट ए, विच इज़ बेसिकली द जो उसका फ्रंट व्हील है उसका एक्सेल जो है उसका पॉइंट है। सो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए एंड यूजिंग द साइन कन्वेंशन दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर बीइंग टेकन एज पॉजिटिव। सो आई एम गोइंग टू टेक मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए, स्टार्टिंग विद सबसे पहले अगर मैं W की वजह से मोमेंट कैलकुलेट करूं, so this force or this weight is going to create a moment about point A in this direction, which is basically the clockwise direction. So I'm going to write it as minus mg, which is the value of weight or force, और इसका perpendicular distance जो मुझे given है वो कितना है? So 0.5। 0.5 और 0.3? सर 0.3। 0.3. Basically this is the perpendicular distance which this weight is making right. from point A. So आपके पास minus mg into 0.3 आ गई है। उसके बाद moving on to the cos component जो कि मेरे पास f cos 30 है। f cos 30 की अगर मैं perpendicular distance की बात करूं तो वो आपके पास कितना बनता है? वो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का distance बनता है which is 0.65 plus 0.5, ऐसे ही है।
what is the direction of this moment f cos 30 जो बना है? Counter clockwise. Counterclockwise. Counterclockwise, so I'm going to include it with a positive sign. So आपके पास f cos 30 into 0.65 plus 0.5 आ गया, and then the next force is f sin 30, और f sin 30 का perpendicular distance की अगर मैं बात करूं तो वो point A से कितना बनता है? 1.5. It is this distance which is 1.2 plus 0.3, ये जो आपका डिस्टेंस बन रहा है तो 1.5 बनता है, और अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज. It is again Counterclockwise. in a counterclockwise direction, so I'm going to include it with a positive sign. Now the condition which is given to us is कि ये दोनों चीजें weight और force मिला के zero moment या produce कर रही हैं, so I'm going to put this whole equation to be equal to 0. अब ये equation equal to 0 put की, the only unknown here is the value of this m. बाकी तमाम चीजें तो हमें known है, f का value known है जो कि 100 Newton है. So once I am going to solve it, I am going to get the value of m to be equal to 59.3 kg. So this is going to be the required mass of the wheelbarrow and its contents, which is going to produce zero moment about point A. Is it clear to all of you? कोई point, कोई query, किसी direction के हवाले से, किसी sign के हवाले से अगर कोई है, तो you can always ask it now. Clear है? ये माइनस एम जी क्यों लिखा है आपने सर? माइनस एम जी. अच्छा, माइनस क्यों लिखा है? थोड़ा सा और से इस फिगर को देखें. अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूं ताकि आपको चीजें समझ आए. वेट जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है सर. ठीक है, हमें इसका मोमेंट लेना है अबाउट पॉइंट ए. सो इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, और डायरेक्शन के हवाले से बात करते हैं, इसके एरो हेड से जब मैं एक सर्कल ट्रेस करता हूं अबाउट पॉइंट जी, ये किस डायरेक्शन में सर्कल बन रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? सर माइनस सर. तो इसीलिए ये माइनस लिख. ओके सर. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आस्क? सर मोमेंट सर जीरो क्यों है? वेट की वजह से. देखिए वो तो क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास ये फोर्स और वेट जो रिजल्टेंट मोमेंट बना रहे हैं वो जीरो है, इसलिए हमने उसको जीरो पुट कर लिए. क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स और वेट का रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इज जीरो. ठीक है.